गपशप विद अंशु के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। यहाँ हम करते हैं कुछ खास बातें आम लोगों से जिंदगी के बारे में। कुछ दिन पहले मैं माँ चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन करने गई थी। वहाँ दर्शन के बाद कुछ देर चामुंडी हिल पर बैठकर वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगी। वहीं पास में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप भी आया हुआ था। उस ग्रुप की एक सदस्य मेरे पास आकर बैठ गई। यूं ही कुछ बातचीत करने के उद्देश्य से मैंने पूछा, किस कॉलेज में पढ़ते हो आप लोग? मेरी बात सुनकर वो कुछ चौंकी और फिर बोली, अरे नहीं नहीं, ये लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं इनकी टीचर हूँ। मैं ताज्जुब से उनकी ओर देखने लगी और सोचने लगी कि दिखने में तो ये बच्ची सी ही लग रही है, इतने बड़े बच्चों की टीचर। वो शायद मेरे मन की बात समझ गई, कुछ हंसी और कहने लगी, हाँ वैसे आप मुझे स्टूडेंट भी कह सकती हो, क्योंकि इसी साल मेरी बेटी ने जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कंप्लीट किया है, उसी कॉलेज से इसी साल मैंने भी एमटेक किया है। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई और कहा, आप मुझे अपने बारे में बताइए। तो पूरी कहानी सुनने से मुझे मालूम हुआ कि किरण देखने में जितनी कम उम्र और नाजुक सी लगती हैं, असली जिंदगी में वो एक बहुत बहादुर महिला हैं और जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलों का उन्होंने बहुत हिम्मत से सामना किया है और सफल हुई हैं। तो आज हम किरण से ही सुनेंगे किरण की कहानी। अंशु बोल रही हूँ। हाँ, नमस्ते अंशु जी। नमस्ते और हमारे शो में आपका स्वागत है किरण जी। और धन्यवाद। मैं जानना चाहती हूँ कि आज की किरण क्या है? जी अंशु जी, आज मैं एक सक्सेसफुल टीचर हूँ और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो मेरे पास अभी दो काम मैं कर रही हूँ पैरेलली। मेरा एक कोचिंग सेंटर है और मेरे पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें मैं स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ट्रेन करती हूँ। जी, तो जैसे आज आपने इतना सब अचीव किया है, प्राइवेट कंपनी भी है और कोचिंग सेंटर भी है, तो आप अपनी सक्सेस की जर्नी हमारे साथ शुरू से शेयर कीजिए। अच्छा, तो अंशु जी ये हमारा तो पिछला जो है सब भी था, तो मैं आपको यहाँ से क्या बताना चाहूंगी कि मैं कैसे मैसूर में आई और कैसे मैंने ये बिजनेस मैसूर में स्टार्ट किया। तो हम लोग आफ्टर मैरिज मैं अपने हस्बैंड के साथ नोएडा शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पे वो मोजो एयर इंडिया में प्राइवेट जॉब में थे। तो 2000 में रिसेशन आया तो काफी प्रॉब्लम्स हुई। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। तो हम दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में डिग्री होल्डर थे, तो हम तैयारी कर रहे थे। तो फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड का मैसूर में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया और मैं 2002 में उनके साथ यहाँ पे मूव कर गई। तो जब मैं यहाँ पे आई तब मैं प्रेग्नेंट थी सेकंड बेबी के लिए। एक बेटी मेरी 3 इयर्स की थी और मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं काम तो कर नहीं सकती थी। तो आई वाज मतलब वेट कर रही थी बेबी के लिए। तो 2003 में मेरी बेटी का बर्थ हुआ। फिर जब वो बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे काम करने का दिमाग में फिर से आया ऐसा, क्योंकि अंशु जी यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ था हमारे साथ कि नोएडा में हम प्राइवेट जॉब में थे और जब हम यहाँ गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट हुए तो हमारा सैलरी लेस देन हाफ हो गया था। तो हमें बहुत तकलीफ हो रही थी फाइनेंशियली, जिस तरह से हमारा लाइफ चल रहा था वहाँ पे, तो वो हम नहीं कर पा रहे थे और 2 बच्चे थे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला मैं भी काम करती हूँ। तो काम करने के लिए मैंने फिर यहाँ पे कई जगह प्राइवेट में ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली इतना भाषा का ज्ञान नहीं था और वो सब प्रॉब्लम की वजह से मैं कहीं भी सेलेक्ट ऐसे नहीं हो पाए। तो फिर भी मैं ट्राई कर रही थी। तो एट लास्ट मुझे एक इंस्टीट्यूट में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचिंग के लिए पार्ट टाइम एक सब्जेक्ट के लिए जॉब मिला। तो मैंने वो सब्जेक्ट को पढ़ाया, लेकिन वहाँ भी वही था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो आ ही रहा था। बट मैंने अच्छे से अपना कोशिश किया और मैनेज किया। तो उसमें क्या हुआ कि वो 2004 में एंड में ऐसा था कि वो सेमेस्टर खत्म करने के बाद मुझे वहाँ से फायर कर दिया। तो जो वो फायर उन्होंने किया था, इट वाज दैट मतलब वेरी बैड था, अच्छा नहीं था, अच्छे तरीके से भी नहीं था। तो आई फेल्ट वेरी बैड
क्योंकि मैं इतना नॉलेज थी, एजुकेशन था और पता था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। जो भी रीजन रहा, उन्होंने जो फायर किया तो वो मुझे दिल पे बहुत हर्ट किया। और मैं यहाँ से बताना चाहूंगी, उस दिन मेरा बर्थडे था जब मैं फायर किया था, जी, तो तो मुझे उस बहुत दिन आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, एक तो बहुत तकलीफ बर्थडे हुई, मुझे और बहुत ऊपर से तकलीफ हुई। उसी दिन फायर किया गया। तो इतना तकलीफ हुई थी कि मैं आपको शब्दों में तो बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने उस दिन लेकिन मैंने कसम खाया, अब मैं जॉब नहीं करूँगी, अब मुझे जो करना है मैं अपना करूँगी। तो मुझे किसी ने ऐसे आइडिया दिया कि कोचिंग शुरू करो, ट्यूशन, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे तो वो भी एक समस्या थी और फाइनेंस तो था नहीं हमारे पास कि हम कोई ऐसा बिजनेस कर सकें इन्वेस्ट करके। तो ठीक है, मैंने सोचा हाँ ठीक है देखते हैं। तो उधर मैंने ये आप सोचिए ये आइडिया आया कि हाँ ठीक है कोचिंग सेंटर या ट्यूशन शुरू करते हैं। तो मैंने ट्यूशन शुरू किए। वो ट्यूशन शुरू करने में भी वही था कि जब बच्चे आएंगे तो उनके साथ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि बच्चे इंग्लिश अच्छे से उनको नहीं आता था और हिंदी उनको नहीं आता था और मुझे तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं आता था। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल फेस हुआ, लेकिन उसमें मुझे एक मुस्लिम स्टूडेंट मिला उस बैच में, तो वो हिंदी बोलता था। तो उसकी हेल्प से मैंने वो बैच अच्छा बैच मेरा गया। मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया था उनको अंशु जी। मैं यहाँ बताऊंगी, आप सोचेंगे कि आप तो इंजीनियर हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। जिससे मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया है, लेकिन मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छी रही हूँ बचपन से। तो वो मैथमेटिक्स में आप बोल सकते हैं नेचुरल टैलेंट है। तो मैंने उनको पढ़ाया और उनका जो पेपर था वो क्लियर किया, उन लोगों ने पास किया। फिर उसके बाद फिर मैंने ऐसे एक और बैच लिया, अनऑफिशियली छोटा बैच मुझे मिला 10-15 बच्चों का, उनको मैंने पढ़ाया। फिर से मैथमेटिक्स ही आया, मेरा सब्जेक्ट नहीं आया, तो मैंने उनको पढ़ाया। वो थे स्टूडेंट डिप्लोमा सीईटी के। तो यहाँ कर्नाटक में जैसे डिप्लोमा सीईटी उस समय ही स्टार्ट हुआ था, तो उनको क्या ना कि डायरेक्ट लेटरल एंट्री था सेकेंड ईयर में, तो उसके लिए मैंने उनको पढ़ाया। तो उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने 30th रैंक लिया। तो 30th रैंक लिया तो मुझे काफी मोटिवेशन मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं डिप्लोमा सीईटी में ही एंटर किया जाए। तो फिर मैंने ये 2005 की बात है अंशु जी, तो 2006 में मैंने ऑफिशियली कोचिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में, तो कि हम लोग करेंगे डिप्लोमा सीईटी ऐसा और वैसा। नया कुछ नाम नहीं दिया था कोचिंग सेंटर को, ऐसा ही हमने स्टार्ट किया। तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला और रिस्पॉन्स अच्छा मिलने के साथ साथ फिर हमने जो थे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी मिले, कुछ 120 स्टूडेंट जैसे हमें मिल गए थे। तो 4 ब्रांच के लिए हमने स्टार्ट किया उसको, कुछ और लोगों को ऐड किया मैंने दूसरे ब्रांच के, और हमने वो कोचिंग किया 2006 में। तो 2006 में अंशु जी वो मेरा ऑफिशियली फर्स्ट बैच था, लेकिन मतलब हमारा स्किल बोलिए या अच्छे स्टूडेंट बोलिए जो भी था सभी, मुझे कर्नाटक में सेकेंड रैंक मिला फर्स्ट टाइम। तो मेरा एक स्टूडेंट सेकंड रैंक में था इलेक्ट्रिकल का, एक स्टूडेंट 14th रैंक में था। तो उसने मुझे बहुत हाइक दिया, मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा दिया कि नहीं मैं अपना प्राइवेट कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। तो उसके बाद स्टूडेंट क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैसूर में सेकंड रैंक आया है और हमारा प्राइवेट था, तो हमने उसको डाला है पेपर्स में। और ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट उन्होंने इवन लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने काफी मुझे लाइक किया हमारी टीचिंग को, और उन्होंने पॉजिटिव लिया। तो मुझे अच्छा फीडबैक दिया उन्होंने बाहर, तो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते गए। तो उसमें कोई लुकिंग बैक नहीं हुआ अंशु जी, आगे ही बढ़ते गए हम। लेकिन आपको घर और ये सब दोनों चीजें एक साथ एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आया था? हाँ, बहुत प्रॉब्लम आया था। क्या मेरा एक बेटी 4-5 इयर्स की थी, एक बेटी 1 ईयर की थी। अब वो बच्चे थोड़े बढ़ रहे थे, वो चलना सीख रही थी, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल था अंशु जी। वो भी मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और इमेजिन करना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक अकेली सिंगल लेडी है, हस्बैंड तो जॉब के लिए चले जाएंगे और 2 बच्चे हैं, उसके साथ फिर इतना स्ट्रगल है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतना सब कुछ मैनेज करना है। और हमारे पास कुछ भी सपोर्टिंग तो नहीं था, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल करती थी। कॉल रिसीव करना है, एडमिशन करना है, फिर पढ़ाना है, नोट्स बनाना है, रेडी करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके साथ घर का
खाना और बच्चों को भी बड़ा करना है। बट मैं कर रही थी क्योंकि मैं एक शुरू से ही थोड़ा सा मुझे ये था कि जुनून था काम करने का, और वो जो फायरिंग मेरे साथ हुआ था ना उसने मुझे बहुत फायर दे दिया था। तो वो जो फायर था ना इंसल्ट आपको छू गई अंदर कि हाँ, नहीं, अब तो कुछ करके दिखाना कि है। मुझे ये था कि मुझे सफल होना है इसी मैसूर में, मुझे सफल होना है, मुझे कुछ करना है, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे हमें अपना बॉस बनना है और मुझे सफल होना है। तो मैं कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी अंशुल, पूरा दिन और रात लगी हुई थी। सुबह 5 बजे से मैं शुरू करती थी और रात के 10-11 बज जाते थे। उसके बाद नोट्स करती थी, 3-4 घंटे में सोती थी। लेकिन मैंने किया, मेहनत किया, बट मेहनत का फल मुझे मिल गया। मेरे पास वही 100 से 200, 200 से 300 से 400 स्टूडेंट हर साल बढ़ते गए, और हर साल मेरे पास रैंक मेरा हमेशा मतलब रिजल्ट जो था हमेशा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, मेहनत किया, बच्चों से मेहनत करवाया। और मेरा एक क्या नेचर है कि मैं कोई भी चीज करती हूँ तो बहुत पर्सनली लेती हूँ, तो मैं पर्सनली लेती थी, तो मैं बच्चों से अटैच होती थी जी, मैं उनका काउंसलिंग करती थी। और मुझे थोड़ा ये भी होता था क्योंकि मैं भी रूरल बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे लगता था कहाँ से बच्चे आते हैं, इतना मेहनत करते हैं, ऐसे करके वो कैसे पैसे देते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इस तरह से सोचती थी, तो वो स्टूडेंट के साथ जो कनेक्शन था और जो मेरा टीचिंग क्वालिटी था उसने मुझे सक्सेस दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी अंशुल कि मेरे इस बैच में एक बार एक स्टूडेंट आया था नॉर्थ कर्नाटक से, 1 महीने में वो एक शर्ट में, वो भी फटी कॉलर थी, उसके साथ वो क्लास अटेंड करता था। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। ऐसे लगता था कि देखो बच्चे कैसे आते हैं, मेरे बिलीव पे आते हैं, तो मैं बहुत उनको अटेंशन देती थी, केयर करती थी और क्वालिटी एजुकेशन दिया मैंने, उनको हेल्प करती थी। उनको मतलब डिप्लोमा करके वो आते थे बट उनको एलसीएम लेना नहीं आता था, छोटी छोटी चीजें नहीं आती थी, तो मैं उनको बोलती थी नो डोंट वरी, तुम यहाँ आने से पहले तुम्हें क्या नहीं आता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो मैंने बहुत उस पर काम किया, तो मैंने छोटी छोटी चीजें भी उनको सिखाई, कभी भी उनको ऐसा फील नहीं होने दिया कि नहीं तुम्हें नहीं आता है तो तुम नहीं कर सकते हो। तो मुझे यही था कि क्योंकि ये क्या था, मुझे सफल होना था, तो मुझे सफल होना था तो मुझे उनको सफल बनाना था, नहीं तो उनके बिना तो मेरी सफलता नहीं हो सकती थी। तो इस तरह से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को टीचिंग के साथ पर्सनल एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड सब कुछ मिल रहा था, तो वो बच्चे भी हाँ जी, और पर्सनल अटैचमेंट और उनकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम जिससे वो डरते थे, नहीं हम नहीं सीख पाएंगे, नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, तो उनको ऐसा कोई बोलने वाला नहीं कर सकते हो, एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग, ऐसा नहीं होता है। तो आप उनको मोटिवेट भी कर रही थी। हाँ, आप छोटे में सेटल मत करो, क्योंकि अंशुल मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया था कि आप सोचो बड़ा, हमेशा बड़ा सोचो, सपने देखो तो बड़े देखो, उसके लिए कोशिश करो, फिर आपको जो रिजल्ट मिलता है उसमें सेटिस्फाई रहो, लेकिन आप कोशिश करो 100%। तो वो सेम चीज मेरे फादर की जो थी मेरे दिमाग में हमेशा थी, तो मैं वही अपने स्टूडेंट्स को बताती थी, तो मुझे उससे बहुत मुझे सक्सेस मिला। लेकिन क्या था कि मुझे 2011 तक कई बार मुझे सेकंड रैंक मिला, कर्नाटक में 3rd रैंक मिला, लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं आ रहा था। तो मुझे बहुत ज्यादा एक वो उसका भी वो था कि जुनून था कि नहीं, किरण कोचिंग सेंटर को फर्स्ट रैंक चाहिए। तो मैं हर बैच में बोलती थी कौन से बैच में दोगे तुम लोग, कौन स्टूडेंट देगा, कोई तो मुझे देगा ना, एग्जाम तो तुम लिखते हो। तो मैं अंशु जी आपको बताऊंगी कि 2012 में मेरे कोचिंग सेंटर के एक स्टूडेंट ने फर्स्ट रैंक लिया कर्नाटका में। दैट वाज द वेरी सेटिस्फाइंग टाइम एंड डे। और तो ये था ना, क्योंकि क्या होता था किरण कोचिंग सेंटर इवन नाम के पीछे भी कहानी है अंशु जी यहाँ पे। क्या था कि कोई नाम तो रखा नहीं था। अब जब मैं पढ़ाती थी मेरा नाम किरण पाठक, तो स्टूडेंट किरण पाठक कोचिंग ऐसा बोलते थे। तो मैंने सोचा कि जब थोड़ा सक्सेस हुआ तो अभी इसको रजिस्टर करना है, तो इसको प्रॉपर वे में ले जाना है। तो फिर क्या, क्योंकि मैं इतना किरण पाठक के नाम से फेमस हो चुकी थी, तो मैंने कहा छोड़ो, तो अभी कोई नाम नहीं है, हम करेंगे टेक्निकल या एजुकेशनल, हम किरण कोचिंग सेंटर ही कर देते हैं। तो उसके पीछे भी ये था कि ये एक नाम जो दिया हुआ है ना मेरी कोचिंग सेंटर को, ये मेरे स्टूडेंट्स ने दिया है।
उन्होंने ही बोला तो मेरे कोचिंग का नाम चिरंस कोचिंग सेंटर से, तो अब तो मैं उसको पर्सनली लेती हूँ और मैं बोलती भी हूँ कि देखो अगर तुम नहीं अच्छा करोगे तो मेरी कोचिंग का नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जब मैं उनको ऐसे बोलती हूँ कि जबकि उनका कैरियर है, लेकिन मैं उनसे बोलती हूँ कि यू कीप माई रिस्पेक्ट, यू कीप माई नेम रिस्पेक्ट, तो मुझे पता नहीं शायद क्या उनको फील होता होगा या क्या उन मैजिक होता है, वो वर्क करते हैं, उनको लगता है नहीं मुझे करना है, तो मुझे अच्छे स्टूडेंट मिलते रहे और मैं उनको पढ़ाती रही और मैं रैंक लेती रही। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ आपको बोलना चाहूंगी, मैं इतनी सक्सेस के बाद भी मैंने बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली फीस राइज कभी नहीं किया और मैंने रैंक बेस्ड एडमिशन नहीं दिया कि नहीं ऑलरेडी स्टूडेंट अच्छा है उसको ले लिया आपने कट ऑफ करके और रैंक दे दिया, तो मैं उसमें कुछ ग्रेड नहीं समझती हूँ। तो मुझे क्या था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस, आप आओ, आप किस लेवल पे हो मैं आपको उस लेवल से इम्प्रूव कराऊंगी। तो मुझे कभी भी था तो वो भी बहुत पॉजिटिव जाता था, स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता था। मैं ये नहीं बोलती थी तुम्हारा 60% है डिप्लोमा में मैं तुम्हारा एडमिशन क्यों लूँ, क्योंकि मेरे पास लाइन होती थी 80% वालों की। नहीं, ऐसा नहीं है, जो अच्छे हैं उनको तो कोई भी पढ़ा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो वो तो रैंक ले ही लेंगे, वो तो थोड़ा पढ़ाओगे तो वो कर लेंगे ना, लेकिन उसको कौन पढ़ाएगा जिसको नहीं आता है। तो मैंने ये डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं किया अपने सेंटर में और मैं यही बोलती थी देखो तुम्हारा 60% है तो मैं तुम्हें टॉप 100 तो नहीं ला सकती हूँ, लेकिन तुम टॉप 2000 में आ सकते हो अगर तुम मेहनत करोगे, तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सुजी जो कि कोचिंग में जाती रही और 2012 में जब फर्स्ट रैंक मिल गया तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो गया वहाँ पे कि अभी कोचिंग में मैंने सेचुरेशन मुझे मिल चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मुझे कुछ फील्ड का काम करना है, मेरी डिग्री के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक में मुझे कुछ फील्ड काम करना है। तो यहाँ पर आपने अपने कोचिंग सेंटर में एक लेवल ऑफ सक्सेस पा लिया, तो अब आपने दूसरी तरफ अपना माइंड को लगाया कि अब दूसरा क्या करना है। हाँ, तो मुझे ये लगा ना कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में डिग्री किया है और मुझे ऑटोमेशन का नॉलेज था, तो मैंने कहा अभी तक मैंने अपना टेक्निकल नॉलेज एक्सेप्ट दैट एजुकेशन दे रही हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, बट मैंने फील्ड में यूज नहीं किया है ना। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं ऑटोमेशन कंपनी स्टार्ट करती हूँ, तो मैं 2013 में आरएमजी ऑटोमेशन स्टार्ट किया। तो मैंने उसमें काफी फील्ड वर्क भी किया है यहाँ मैसूर में इंडस्ट्रियल में, मैंने सेल्स भी किया है बिना, लेकिन वो सब काम मुझे फिर उतना नहीं अट्रैक्टिव लगे। 1-2 साल मैंने 3 साल किया, फाइनली मुझे सेटिस्फेक्शन ट्रेनिंग फील्ड में ही हुआ। तो मैं अभी प्रेजेंटली क्या है हमारे आरएमजी ऑटोमेशन के थ्रू मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती हूँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, तो उनको मैं जॉब रेडी बनाती हूँ, उनको क्या है ना प्रैक्टिकल नॉलेज देती हूँ, तो वो जॉब रेडी होते हैं। जॉब रेडी होने का मतलब अंशु जी यहाँ यही है क्योंकि भाई वो थ्योरी पढ़ते हैं कॉलेज में और इंडस्ट्री में जो चाहिए उनको मालूम नहीं होता है, तो उनका जो बीच का गैप है उसको मैं भरने की कोशिश करती हूँ जिससे कि उनको जॉब मिलने में ईजी हो जाएगा। तो वो मेरा कई कॉलेजेस के साथ यहाँ MOU है, मेरे कई कॉलेजेस में लैब्स चल रहे हैं और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेस भी करवाया है, तो मैं उस पे काम करती हूँ। उसके साथ साथ अभी मैंने लास्ट ईयर इवन बिट्स पिलानी के 37 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया, PS1 करके उनका एक होता है। तो क्योंकि मैंने अपना एमटेक का बिट्स पिलानी से किया है, मैं वही आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि मैंने 2001 में डिग्री किया था और मैंने 2019 में अपना एमटेक किया है। तो ये 18 साल का जो गैप है, तो 18 साल बाद आपने ऐसा सोचा कैसे कि अब मुझे एमटेक करना है? क्योंकि आप देखिए किरण जी ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी हैं, अब आपको कुछ ऐसी मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल है, नाम है, आपके पास सब सेटिस्फेक्शन है कि आपके स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, फिर ये एमटेक करने का ख्याल क्यों आया आपको? नहीं, ये ऐसा था अंशु जी कि मैं सक्सेस थी, आप सही बोल रही हैं कि मतलब मेरे पास था सक्सेस था, मुझे जरूरत भी नहीं थी, मुझे रिकॉग्निशन भी मिल रहा था, लेकिन मुझे हायर एजुकेशन करना था। मुझे मतलब बचपन से एक था कि मुझे हायर एजुकेशन करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाई, स्थितियाँ सबसे अच्छी बनी ही नहीं कि मैं नहीं कर पाई। तो 2017 में जब मेरे पास थोड़ा सा वर्कलोड मैंने कम किया, मुझे उतना जरूरत नहीं थी, मेरे पास एम्प्लॉइज थे तो वो संभाल रहे थे काम और मैं मैनेज कर रही थी, तो मुझे पता चला WILP प्रोग्राम के बारे में बिट्स पिलानी से, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पे डिग्री कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी मेरी बेटी, तो मैं वहाँ पिलानी कैंपस जाती रहती थी, तो मुझे मोटिवेशन लगा अरे WILP से तो मैं भी कर सकती हूँ।
तो मैंने 2017 में रजिस्टर कर दिया। लेकिन जब मैं फर्स्ट एग्जाम इस टाइम लिख रही थी तो लिटरली 18-19 साल के बाद पेपर लिखना, मतलब टीचर होना अलग बात है और एग्जाम देना एक अलग बात है। तो मुझे थोड़ा सा था फियर में कैसा करूंगी, मैं मार्क कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पास्ट में मैं हमेशा एक टॉप स्टूडेंट रही हूँ। तो अब 18 साल के बाद मैं कैसा करूंगी मुझे पता नहीं था। बट मैंने अच्छा किया अंशु जी, मैंने मेहनत किया। मुझे बैठ रुकने से 6-7 घंटे बैक पेन हो जाता था क्योंकि एज हो चुकी थी। बट मैंने मेहनत किया और मैं टॉप 10% में रही एमटेक में। तो मुझे कन्वोकेशन के लिए उन्होंने इनवाइट किया। गोवा से मैंने डिग्री लिया। गोवा बीच पिलानी कैंपस में नहीं जा पाई थी, मलेशिया में थी उस समय। तो मैंने गोवा कैंपस में गई मैं, और मैंने वहाँ कन्वोकेशन अटेंड किया। और 2019 में मैंने अपना एमटेक डिग्री लिया। मेमोरेबल डे था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अच्छा सीजी लिया और मैं टॉप 10% स्टूडेंट में थी। तो इस तरह से मेरा 2019 में मैंने एमटेक खत्म किया है। तो अभी क्या है, अभी तो ऐसा है अंशु जी, स्ट्रगल सभी करने के बाद इतना दूसरा स्ट्रगल जो ये 2020 में आया है वो पेंडेमिक का चल रहा है। तो अभी तो ज्यादा कुछ हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं है, ओपन नहीं है, ओपन कर नहीं सकते। तो अभी समय आप ऑनलाइन कोचिंग दे रही हैं बच्चों को? ऑनलाइन दे रही हूँ, बट ऑनलाइन में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना, बच्चों को उतना होता है। तो और फिर पैसे लेके सेटिस्फेक्शन नहीं देना मेरा नेचर में नहीं है। तो जैसे मैंने कि 2017 में अंशु जी मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी क्लासेस स्टार्ट किए थे। तो 2017 से मैंने काफी बैच लिए, 6-7 बैच मैंने खत्म किए थे। तो 2018 में एक एग्जाम हुआ था कर्नाटका में, KPTCL का, कर्नाटका पावर कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी। तो उसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में मेरे 80 स्टूडेंट ने अटेंड किया था मेरी कोचिंग का। उसमें से 26 सिलेक्शन हुआ अंशु जी मेरा। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट था। एकदम से पूरे कर्नाटका में ये था, कौन है ये, कौन सा कोचिंग सेंटर है, इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं। और मैंने बहुत ही नॉमिनल 10,000 में लेके, मतलब किसी का लाइफ चेंज करना है, एक इतना बड़ा जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलना है। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे बैचेस मिले। तो मैंने किया, अच्छे से पढ़ा रही हूँ। और लेकिन अब उसके बाद से एग्जाम्स होल्ड पे हैं, तो क्लासेस भी होल्ड पे हैं। तो अभी मैं सोचिए, मैं इतना स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मैंने। इस मैसूर में ये नई जगह थी मेरे लिए, मैंने यहाँ पे लिया है। लेकिन अभी ये मैसूर मेरा इतना पहचाना सा है, इतना मेरा अपना हो गया है कि जितना कि मेरा अपना बर्थ प्लेस नहीं है। मैं यहाँ कहीं भी जाती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, जिम ट्रेनर मेरा स्टूडेंट होता है। मैं बैंक जाती हूँ, बैंक में मैनेजर मेरा स्टूडेंट होता है। मेरे कारपोरेशन में मेरे स्टूडेंट होता है। मतलब हार्डली मैं मैसूर में निकलूंगी अगर पब्लिक प्लेसेस में, तो मुझे कोई ना कोई मिलता है जो कि आके बोलता है, हाय मैम, पहचाना आपने मुझे, मैं आपका इस बैच का स्टूडेंट था। तो मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है ना, लेकिन वो तो मुझे पहचान जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो स्ट्रगल किया, सक्सेस मिला मुझे बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा प्यार भी मिला स्टूडेंट्स का और पब्लिक का। मैंने किया यहाँ पे स्ट्रगल के साथ अंशु जी, तो मेहनत किया, डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत किया, और बहुत कुछ मिस भी किया। अब आप बोलेंगे कि आपने इसमें मिस क्या कर दिया। नहीं, मिस करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। तो इसमें मैंने बहुत प्रीसियस थिंग, बहुत इम्पोर्टेंट थिंग मिस कर दी, मेरे बच्चों का बचपन। मेरे बच्चों का बचपन मिस हो गया मुझसे, क्योंकि मुझे नहीं पता चला कब बड़े होते चले गए वो। 8th में आ गए, 10th में आ गए, पास हो गए, कॉलेज गए। तो मतलब वो चीजें हैं, कभी पेन होता है उसके लिए, लेकिन ठीक है। तो इसमें बच्चों की क्या सोच है कि आपने उनका बचपन मिस किया, तो बच्चे उस बात से दुखी होते हैं, या आपको मोटिवेशन देते हैं कि कोई बात नहीं मम्मी, आपने बचपन मिस किया लेकिन हमारे लिए इतना कुछ कर दिया? हाँ, यही अंशु जी, यही इसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, और दोनों ही मुझे मोटिवेट करती हैं। और वही बोलती है, मेरी बड़ी बेटी बहुत समझदार थी, तो उसने छोटी बेटी को बड़ा करती चली गई साथ में। तो वो वही बोलते हैं, मम्मा आपने तो हमारे लिए किया ना इतना, हमें इतना कंफर्टेबल लाइफ दिया, और आपने हमें हमारे लिए इतना किया, तो यू आर ए ग्रेट। तो मुझे अच्छा लगता है। फिर भी मैं बोलती हूँ, नहीं बेटा, मैं बहुत कुछ मिस कर दिया। नहीं मम्मा, आप नहीं करती तो फिर हम मतलब एक लिमिटेड हो जाते ना, एक गवर्नमेंट सैलरी में लिमिटेड हो जाते, उतना ही कर पाते हैं। लेकिन आपने तो हमें बहुत हाई लाइफ दिया है, और एजुकेशन पे भी आपने हमारे इतना काम किया है।
तो यू आर द बेस्ट वन। तो वो जब मैं सुनती हूँ तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट कम होता है और शायद तो जरूर ऐसा लगता बच्चों है की नहीं बातें सुन ठीक के है। आपके दिल को सुकून तो मिलता होगा हाँ कि बिल्कुल सुकून चलिए। मिलता है, काफी सुकून मिलता है। तो ये लगता है कि नहीं ठीक है, मेरे बच्चे सेटिस्फाई हैं एटलीस्ट, तो ओके, दैट्स द गुड थिंग। तो अभी मैं जैसे फ्री हूँ इस समय, तो मैं टाइम दे रही हूँ जितना वही मैं बच्चों के सोचती साथ हूँ। टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप। हाँ, तो मैं बच्चों का बचपन तो नहीं, लेकिन अब मैं एंजॉय कर पाती हूँ उनसे भी। तो आप ऐसा ये है। बताइए कि जैसे आप इतनी सक्सेसफुल रही और सारे स्टूडेंट्स भी आपके अच्छे से अच्छे रैंक लेकर आज अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं, तो हाँ। आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है कि आपके स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए या आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई और आपने अपने लिए एक नाम बना लिया? किस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है? देखिए मेरा सेटिस्फेक्शन दोनों ही तरफ है मुझे। यहाँ क्या हुआ है कि क्योंकि शायद वो बैलेंस मैंने ऐसा बनाया हुआ था कि मैंने अपने बच्चों का एजुकेशन से कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर मेरी बेटी 10th में होती थी तो मैं बैच मना कर देती थी कितना भी पैसा आना हो, क्योंकि वो मैटर नहीं होता था। मैंने नहीं, मेरी बेटी का ये है, आई हैव टू टेक केयर, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू। ऑटोमेशन में कंपनी में कई बार ऐसा हुआ कि मतलब बिजनेस होता था, लोग बोलते थे भाई यू आर नॉट डूइंग, कम टू बैंगलोर, डू मोर। मुझे कई बार ऑफर मिले पार्टनरशिप में, आ जाओ बैंगलोर, आ जाओ, कर लो, अपना नाम दे दो। मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बनना है। मेरा मकसद ये है कि मैं अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, जो मैंने मुझे मिला है वो मैं दे सकूं, और उसके साथ में अगर मुझे जो मिल रहा है मैं उतने में सेटिस्फाई हूँ। मुझे करोड़ में नहीं चाहिए था, तो मुझे नहीं ऐसा करना था, क्योंकि मेरे बच्चे जो थे जिनको मैंने जन्म दिया था उनके लिए भी मेरी जिम्मेदारी थी। तो आपने एज ए मदर भी अपनी पूरी ड्यूटीज की, हाँ, अपनी तो लाइफ मैंने को वो भी ड्यूटी संभाला। की, तो उससे मेरे बच्चे आज, मेरी बड़ी बेटी बिट्स पिलानी से डिग्री करके है, फ्लिपकार्ट में मैनेजर है, और मेरी छोटी बेटी ने IIM रोहतक में 12th के बाद IPM में उसका सिलेक्शन हुआ है, और उसने 11th पोजीशन लिया सुजी रैंक स्टेट में। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट गूगल में हैं, मैनेजर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं अपना बैच यहाँ देखती हूँ तो यहाँ भी एक अच्छा है। तो मेरा वही सोचना है क्या कि आप मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन बस वही है, मेहनत करने की टाइम भी क्या होता है ना कि आप आसमान को तो देखो लेकिन पैर जमीन पे रखो। पैर जमीन पे रखने चाहिए। पैर जमीन पे रखो। अगर आप आसमान में ही उड़ जाएंगे तो आप उड़ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वो सब चीजों को शायद फॉलो किया। और क्योंकि मैं एक बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड की लड़की हूँ, वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो मुझे जमीन पे रहना पता था। तो मैंने ऐसे करके जो भी किया है तो उससे मुझे सफलता मिली। लेकिन बस वही है कि मैंने हार्ड वर्क में कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आज जब किरण इतनी सक्सेसफुल है तो आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो गए या अभी आपका फ्यूचर में कुछ और करने का भी प्लान है? नहीं, देखिए सपने तो क्या होते हैं ना कि अंशु जी, मैं थोड़ा सा वही मैंने जो बोला था आपको कि मुझे बचपन से इसे इच्छा मिली है, सपने ऊंचे देखो, बड़े देखो, बड़ा सोचो और उसके लिए कोशिश करो। तो अभी तो क्या है ना कि जैसे कि जब मैं क्या बोलूंगी आपको कि मुझे मिला है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी अभी तो शायद मुझे अपना मुकाम नहीं मिला है। अभी तो बहुत ज्यादा कुछ मुझे करना है। तो अभी तो जैसे मैंने जो किया है तो बोल सकते हैं, किसी के 2 लाइन मैंने पढ़ी थी जैसे, अभी तो तौली है मुट्ठी पर जमीन, अभी आसमान तोलना तो बाकी है। तो मेरे इरादे तो इस तरह से हैं। तो लेकिन अब मुझे क्या है कि अंशु जी, मुझे ये इसलिए नहीं करना है बिजनेस की मुझे अर्निंग करनी है और मुझे सक्सेस होना है, मुझे ऐसा नहीं है। अब मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मुझे जितना कुछ मिला है मैं रिटर्न बैक करना चाहती हूँ। जी, ये सबसे बहुत अच्छी सोच है आपकी कि अब मैंने सब कुछ पा लिया, मुझे अब समाज के लिए, सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना है। हाँ, क्योंकि समाज से मुझे इतना जो मिला है और मेरा तो भी हो गया है, मैं सेटल्ड हूँ, ठीक है, सब कुछ है। तो अब मैंने समाज को क्या दिया, इवन ना उसमें भी मैं ये बोलूंगी अंशु जी कि मैंने बीच में भी ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत सारे बोर्ड स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाया है। एक टाइम आता था कि 30-30 स्टूडेंट्स को मैं फ्री पढ़ा रही थी बैच में। अब 500 का बैच होता था तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा कभी भी मकसद नहीं था मनी काउंट करना। मेरा मकसद था रिटर्न बैक देना और नॉलेज देना। तो वो अभी है, अभी मैं वो कम्प्लीटली करना चाहती हूँ।
तो ये मैं इंतजार कर अच्छा रही हूँ किरण जी, इंटरव्यू जैसे का। जब आप बोल रहे हैं कि आपका 500 बच्चों का भी एक समय पे बैच रहा है, तो आप हाँ। क्लासेस सब अकेले ही लेती थी या आपने नहीं साथ में नहीं हेल्प के लिए कुछ और भी टीचर्स को रखा नहीं नहीं, अपने साथ? हमने अंशु जी कई सारे लोगों को मैंने ऐड किया हुआ है अपने साथ था। जी और ज्यादातर वर्किंग लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो कि मतलब उसी मानसिकता से रहते हैं कि उनको एजुकेशन में थोड़ा सा देना है स्टूडेंट्स हम्म। को, उनको पढ़ाना अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा प्रोफेशनल टीचर्स से ज्यादा मेरे पास इस तरह के लोग हैं कि को कुछ रिटर्न बैक कर पाऊँ, कुछ उनको दे तो पाऊँ। कुछ प्लान किया है आपने अभी उसके लिए? हाँ, मैंने प्लान किया है अंशु जी। मैं सोच रही हूँ कुछ मैं एनजीओ के जैसे स्टार्ट करूंगी। जी तो उसमें मैं जो रूरल बच्चे हैं, पुअर फैमिलीज के बच्चे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, उन्होंने कैसे भी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग तो कर लिया है और आज की स्थितियाँ क्या है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिलता है और उनके पास लोन है, लोन लेके पढ़ाई किया है। तो मैं उनको मदद करना चाहती हूँ, जॉब रेडी बनाना चाहती हूँ, या मैं उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए टीच करना चाहती हूँ। जी, बहुत तो अच्छा उसके प्रयास है ये लिए आपका। हाँ, वो मेरा विचार है। अब ये मैं कोरोना और पेंडेमिक एंड होने का थोड़ा वेट कर रही हूँ। हाँ जी मैं वर्क कर रही हूँ उसके ऊपर, लेकिन अब उसको फ्लोर पे लाने के लिए तो मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा क्योंकि टाइम लगेगा आपको। स्थितियाँ ठीक नहीं है। तो वही है, वो सब मैं करना चाह रही हूँ, तो करूँगी। जी भगवान ने चाहा तो मैं कर लूंगी, जी, जरूर क्योंकि कर लेंगी मेरे अंदर आप सच्चे जुनून दिल है। से कोशिश करेंगी और इतना सब कुछ आपने अपनी जिंदगी में हासिल किया है तो आप ये भी जरूर हासिल करेंगी, और ये तो एक हाँ अच्छी कोशिश है, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश है, जरूर सफल होगी। हाँ, बस ये है कि मुझे ये है कि मैं हार नहीं मानती हूँ। फियरलेस वुमेन हूँ, एक जी आप बोल सकते हैं। मैं हार नहीं मानती हूँ, तो मैंने सोचा है तो मैं करूँगी। देखिए, ऐसा ही अब एटीट्यूड टाइम होता आएगा। है तभी आप कुछ पा सकते हैं। कैसे अपने आप को रिलैक्स करती हैं, कैसे अपने आप को एंटरटेन करती हैं, और कौन सी चीज किरण को खुशी देती है? हाँ, हॉबीज में। मुझे वही, मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे जमीन और मिट्टी बहुत सुकून देती है। मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और वो भी मुझे ये नहीं है कि मुझे करवाना है, मुझे मिट्टी में हाथ डाल के कुछ खुद करना आता गार्डनिंग है। करनी है आपको? मुझे मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं खेत खेत खरीद लूँ और फार्मर बन जाऊँ। जी, आइडिया कुछ बुरा नहीं है, आप कीजिए। ये भी एक अच्छा आइडिया है। पेंडेमिक टाइम में रियली कई बार मेरे दिमाग में ऐसा आया कि नहीं, मैं क्या करता है, एक थोड़ा सा फार्म हाउस जमीन खरीद सकते हैं। जी, लेकिन अब क्या है ना कि देखिए, एज और फिजिकल और वो सब शायद वो अलाउ नहीं करेगा, तो मैं अपने आप को एंटरटेन करती हूँ छोटे छोटे पॉट्स में। मैं अपने सक्लेंट्स के साथ, अपने प्लांट्स के साथ, जैसे जी कि मेरा इंस्टा आईडी है स्टोरिक गार्डनर। हाँ जी। हाँ, तो मैंने अभी अभी चेंज किया है उसको एक्चुअली इन दिस टाइम, एंड आई एम ट्राइंग टू बी दैट। एंड फ्यूचर में मेरा थोड़ा प्लान है कि मैं फिजिकल वेलनेस पे भी काफी ध्यान देती हूँ। तो मैं जिम और वो सब भी यूज कर रही थी पेंडेमिक के पहले, लेकिन अभी नाउ आई वांट टू बी ए रनर। मुझे थोड़ा सा खुलेगा सब कुछ तो मैं मैराथन के लिए ट्राई करूंगी। मैंने पीछे ये बंद होने से पहले मैंने 7 किलोमीटर में तो पार्ट ये तो लिया था। एक नया ही एस्पेक्ट निकल के आया है आपकी हाँ पर्सनालिटी का। हाँ, अभी अभी में ये क्या है कि मतलब एक जो चीज आएगी ना कि हाँ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब मैंने वो स्ट्रगल किया, मैं सोसाइटी के लिए भी करूंगी। बट 45 हो गया तो मतलब ये नहीं है दैट वी बिकम ओल्ड एंड वी विल स्टॉप एंड सिट डाउन। नो, आपको अंदर से जवान रहना है, आपको अंदर से आपके यूथ को मरने नहीं देना है, जी आपको बिल्कुल। फिट रहना है। तो फिटनेस के लिए ये एक मतलब एक अच्छा भी लगेगा, और हम सोसाइटी में कनेक्ट भी हैं और फिटनेस भी है। एंड हम रन कर रहे हैं, किसी काज के लिए कर रहे हैं, और गार्डनिंग कर रहे हैं। तो दिस ऑल द थिंग्स एंड विद दैट माय द सोशल सर्विस इन द एजुकेशन आई वांट टू डू, स्पेशली इन द एजुकेशन, क्योंकि आई गॉट एवरीथिंग फ्रॉम दैट एजुकेशन थिंग ओनली। ना कोचिंग से मुझे मिला, ट्रेनिंग से मुझे मिला, ट्रेनिंग सेंटर से, तो मैं उसमें ही वापस देना चाहती हूँ। तो उसके साथ साथ अभी तो शायद जितना भी जिंदगी बाकी है, वैसे तो मैं कहना कि एक मेरा फिलोसफी वही है ना कि एक वो सॉन्ग है, कुछ शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया गया है, मुझे याद नहीं रहता है मूवी जैसे, तो वो जो है ना कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जी जी, जो है समाकल होना हो, कल होना हो मूवी का ही सॉन्ग है। हाँ, उस पे मैं बिलीव करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं लंबा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं होता है।
तो जो है लाइफ में कर लो, उसको आज ही कर लेना चाहिए। हाँ, एंड फियर नहीं होना चाहिए, और अपने आप को लेने से ज्यादा आप कितने लोगों को एम्पावर कर पाते हैं। जी, ये सबसे बड़ा स्पेशली वुमेन्स है, मुझे बहुत ज्यादा है उसमें मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं इतना स्ट्रिक्ट ऐसे फेमिनिस्ट नहीं हूँ कि सिर्फ मुझे वुमेन के लिए करना है, मुझे ऑल टुगेदर सभी के लिए करना है। बट एक स्पेशल आता है क्योंकि उनको उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। बहुत सारे मेरे साथ भी हुआ है ना, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो वो सब चीजें मुझे मेरे दिमाग में जब घूमती हैं तो मैं सोचती हूँ नहीं, मैं तो इतनी फियरलेस थी, मैं इतनी स्ट्रांग थी, हर कोई नहीं होता है ना। तो उसको हम क्या मदद कर सकते हैं, उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मैं सुनिए अभी वो करना चाहती हूँ। अब मैं उसको कैसे फ्लोर पे लाऊंगी, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। और अपना एंटरटेनमेंट, मैं अपना गार्डनिंग को बढ़ाना चाहती हूँ, जो मैं कर रही हूँ हर दिन ना। और पैंडेमिक खत्म होने के बाद कुछ फील्ड में देखेंगे। अच्छा किरण जी, वैसे इतनी सारी बातें आपके साथ हो गई, बट यूं ही चलते चलते आखिर में अगर आप परमिशन दें तो मुझे एक बात पूछनी है आपसे। तो जो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपको एक व्यक्ति ने खड़े खड़े आपके बर्थडे के दिन फायर कर दिया और वो था आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। बहुत पेनफुल दिन तो क्या ऐसा हुआ लाइफ में कभी कि वो व्यक्ति आपसे फिर कभी दोबारा मिला हो और उसने आपको एज ए सक्सेसफुल वुमन की तरह देखा हो? और जी, आपने क्या मतलब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे ये कि मैंने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तो मेरा टारगेट ये था। अब मेरा टारगेट ये था, मैं 27-28 साल की थी और जो एक ईगो हर्ट हुआ था, तो मेरा ये टारगेट था, मुझे बिजनेस करना है, मुझे इस आदमी से ऊपर जाना है, ऐसा करके था। फनी लगेगा थोड़ा सा कि मतलब एक लोकल आदमी जो सक्सेसफुल है उससे, लेकिन नहीं, मुझे करना है। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मैं इस आदमी के सामने खड़ी हो पाऊँ। तो मैं कर रही थी और मैं मिल रही थी उस आदमी से, क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूट में वो चेयरमैन था और मैं मेंबर थी वहाँ पे। तो मतलब मैं मिल रही थी, लेकिन मैं बात नहीं कर रही थी, ऐसे हम मिलते रहते थे, अवॉइड करते रहते थे। फिर मैं कोचिंग में ऐसे चलता गया, बस मैं सोचती थी अंशु जी, बहुत ज्यादा लगता रहा कि कब मैं इस आदमी के सामने खड़ी हो पाऊंगी। तो एक दिन आया जब मैंने गवर्नमेंट जॉब का कोचिंग शुरू किया 2017 में। तो 2018 में जब मेरे 26 सिलेक्शन के बाद, जैसे मैंने बताया था आपको, तो उसके बाद 2019 के जब मैंने बैचेस शुरू किए जनवरी फरवरी में नए बैचेस, तो अंशु जी मैंने 15 दिन का टाइम देती हूँ मैं एडमिशन के लिए। 3 दिन में मेरा बैच फुल हो गया। मेरी बैच कैपेसिटी 70 थी, ऑलरेडी 75 एडमिशन हो चुके थे। तो मैंने देखा, मैंने स्टाफ को बोला स्टॉप करो, बिकॉज वी कैन नॉट डू दिस अनदर बैच, हमारा फैकल्टी को टाइम नहीं है, और हाउ दिस वी विल टेक, यू अनाउंस द सेकेंड बैच। तो हमने 1 महीने के गैप के बाद का सेकेंड बैच अनाउंस कर दिया, वो भी 5 दिन में भर गया। तो वो सेकेंड बैच की ही भरने के बाद उस समय मुझे काफी सारे बच्चे, मतलब मैसूर से ज्यादा बाहर के बच्चे हो रहे थे ना, कर्नाटका से सभी आ रहे थे। तो बीजापुर से कॉल आया एक लड़की का, एडमिशन चाहिए। मैंने कहा नहीं सॉरी, हमारी सीट फुल हो गई है। तो उसने ठीक है, नहीं मैडम प्लीज दे दो। तो मैंने कहा नहीं दे सकती हूँ, जगह नहीं है क्लासरूम में। फिर उसके बाद मुझे कॉल आया, एक लोकल कॉल आया मैसूर से ही। तो वो बंदे ने मुझे बताया कि मैं सो बोल रहा हूँ और मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ कर्नाटका का। हमने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। मेरा क्या है, मैं पॉलिटिकल में आप कितना हाई है मुझे मैटर नहीं करता है। तो मैंने ठीक है, हाँ अच्छा सर ठीक है, लेकिन जैसे ही नाम बोला तो मैं पहचान गई, अरे ये तो वही सज्जन है जिन्होंने मुझे फायर किया था। तो मैंने कहा हाँ जी सर बोलिए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। कन्नड़ा में, इंग्लिश में मैंने जो उनसे बात की, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे एक कैंडिडेट है, उसको एडमिशन चाहिए आपके कोचिंग में, आप एडमिशन क्यों नहीं दे रहे? तो हमने कहा सर मेरे पास क्लास कैपेसिटी नहीं है, मेरा सेकेंड बैच भी फुल हो चुका है। अब जब मैं थर्ड बैच अनाउंस करूंगी तब मैं एडमिशन दे दूंगी, अभी नहीं दे पाऊंगी। तो नहीं उनको सेकंड बैच में ही चाहिए और ये है वो है ऐसा है, मतलब मैं ये हूँ। तो ठीक, मैंने कहा सर भैया पर्सनली मिलिए आके, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो वो एक्चुअली जो नॉर्थ कर्नाटका का जो शहर था, उसके जो एमएलए के प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनकी कजिन थी वो लड़की और मैरिज थी। तो वो लोग आए हमारे यहाँ। तो जब वो हमारे यहाँ आए तो मुझे यही था कि भाई आप उन साहब को लेके आओ, क्योंकि मुझे उनको फेस टू फेस देखना था। तो वो आए हमारे यहाँ, तो मैंने उनको फिर बोला सर आप शायद भूल गए होंगे, मैंने आपके लिए काम किया है। तो उनको रिकॉग्नाइज हुआ और उनको भी
इमीडिएट रियलाइज हुआ होगा जो भी हुआ था उस समय। जी। तो अंशु जी क्या हुआ ना उस समय कि मैंने ठीक है उनसे काफी देर बात हुई, जब तक कि ऐसा ही इधर उधर के टॉपिक पे बात किया, सर सीट नहीं है, नहीं नहीं आपको तो रखना पड़ेगा मेरा रिस्पेक्ट, ठीक है। और मुझे मैंने सोचा कि पहले यही मन में आया कि नहीं आई कैन रिटर्न इन बैक और बोल सकती हूँ कि नहीं है। फिर मैंने सोचा नहीं, एनीवे वो बड़े हैं मेरे मुझसे एज में, सीनियर है, कोई बात नहीं, ठीक है, और मैं वो नहीं कर सकती हूँ जो उन्होंने किया। तो फिर मैंने कि कैंडिडेट को एडमिशन दिया अपनी कोचिंग में, और बात करके उन्होंने मुझे थैंक्स बोला। और जाने के समय वो जो उनके मित्र थे, क्योंकि वो ये खुद भी कर्नाटका में स्पोक्स पर्सन लेवल के पर्सन थे और उनके मित्र एमएलए कैंडिडेट थे, तो वो लोग जब जाते हुए कन्नड़ा में बात कर रहे थे तो अंशु जी उन्होंने बोला, जिन्होंने मुझे फायर किया, उन्होंने अपने मित्र को बोला, यू सी द सर्कल ऑफ द लाइफ दैट सम डेज ही वाज सिटिंग अपोजिट साइड ऑफ माय टेबल एंड टुडे आई एम सिटिंग अपोजिट ऑफ हर टेबल, and that sentence given me so much satisfaction because in the between कितना सारा मैं मतलब बोलती थी और मैं अपने आप को जैसे बोलती थी वही ना, ठीक है उन्होंने फायर किया मुझे दुख होता था, लेकिन ना मैं अपने आप को बोलती थी एक सेंटेंस कि कोई बात नहीं, द थिंग्स व्हिच कैन नॉट किल मी विल मेक मी स्ट्रॉन्गर ओनली। तो मैं उस फिलॉसफी पे काम करती गई और अंशु जी वो दिन आया कि मैंने अपने आप को उस ऊंचाई पे पहुंचा पाया कि मुझे ऐसा रिस्पांस मिला। तो देयर वाज अ वेरी बिग डे। तो ये सर्कल है लाइफ का, लाइफ में ऐसा सर्कल होता है। मैंने भी बिलीव किया, मैंने थोड़ा सा मुस्कुराया और ठीक है वो चले गए। इसमें ये भी है ना किरण जी कि आप इतने सारे स्ट्रगल के बाद इतनी बड़ी बन गई कि आपको उनसे रिवेंज लेने की जरूरत नहीं लगी, आपने उनको फॉरगिव कर दिया। मैंने शुरू किया था रिवेंज की फीलिंग के साथ, शुरू रिवेंज की फीलिंग से हुआ, लेकिन आपकी सक्सेस ने ना आपको एक अच्छा पर्सन बना दिया और आपने उनको फॉरगिव कर दिया। शायद मैं पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे मन में नहीं आया, नहीं है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी, भाई बदला क्यों लेना है, आपने जो किया ठीक है वो आपका कैरेक्टर था, जो मैं कर रही हूँ ये मेरा कैरेक्टर है। हाँ तो सर वही है कि अपने आप को आपको बना के रखना है। अगर लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत टाइम हुआ तो एक बार में मुझे भी मन में आता था कि मैं ऐसा ही करूँ, बट और भी चीजों में ऐसा होता था। फिर मैं सोचती थी नहीं, वी कैन नॉट बी ए स्नेक, दूसरों की तरह नहीं हो सकते, तो हम उसको काट लेंगे, नहीं हम नहीं कर सकते, हम अपना ओरिजिनलिटी रखेंगे। और उसके साथ ही रख के मैं अपने को कितना ग्राउंडेड कर सकती हूँ उतना करते हुए मैं अपना काम करना चाहती हूँ और ग्राउंड पे रह के मैं आसमान छूना चाहती हूँ। तो ये है मेरा जीवन का जो है स्ट्रगल, जो महसूस में आके मैंने सफलता ली और जो मैंने हार्डवर्क किया। तो फिर भी उसके साथ भी मैं यही कहती हूँ कि ऐसा रहे और भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, इतना बुद्धि दे हमेशा कि मैं ग्राउंडेड रह सकूं। नहीं किरण जी, हम भी बिल्कुल आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप भविष्य में जो भी करेंगी, चाहे गार्डनिंग करें, चाहे रनिंग के कंपटीशन के लिए जाएं या अपना एनजीओ चलाएं, हर चीज में आपको भगवान सफलता दे। और शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इतनी वंडरफुल कहानी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करने के लिए रियली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं ये मुझे नहीं आता। दोस्तों, आज हमने सुनी किरण जी की कहानी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।